डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जन सामान्य के राष्ट्रपति के तौर पर हम सभी की स्मृतियों का हिस्सा हैं। एक बेहतरीन वैज्ञानिक, ऊंचे दर्जे के इंसान, ख्यातिलब्ध नेतृत्वकर्ता और देश के प्रति समर्पित स्वप्नद्रष्टा। वास्तव में उनके लिए हर विशेषण छोटा है। डॉक्टर कलाम की उपलब्धियों का संसार इतना बड़ा है कि समकालीन समय के बहुत बड़े नाम भी उनके सामने छोटे दिखते हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण और परमाणु रक्षा उनके दिमाग की ही सोच थी। उनकी इस सोच के कारण ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। देश को पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र देने वाले मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर कलाम की उत्तराखंड के साथ कई मधुर यादें जुड़ी हुई हैं। वे समय समय पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़ी प्रयोगशाला में तो आते ही रहे हैं। इसके अलावा आईआईटी रुड़की, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और आईएएस अकेडमी मसूरी भी उनकी कई यात्राओं और व्याख्यानों के इतिहास का साक्षी है। पिछले 20 साल के दौरान मुझे 3 बार डॉक्टर कलाम से रूबरू होने का मौका मिला। साल 1999 में रुड़की आईआईटी के दीक्षांत समारोह में डॉक्टर कलाम मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। उस वक्त भारत परमाणु परीक्षण कर चुका था। डॉक्टर कलाम पूरे देश में हीरो बन चुके थे। वे प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार भी थे। पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद हर पत्रकार उनके इंटरव्यू के लिए लालायित रहता था। मेरे जैसे जिला स्तरीय पत्रकार के लिए तो उनके इंटरव्यू के बारे में सोचना भी प्राय असंभव ही था। दीक्षांत समारोह के बाद डॉक्टर कलाम ने छात्रों से मिलने का निर्णय लिया। दीक्षांत भवन के पास बने पांडाल में उन्हें ले जाया गया। मैं भी उनके साथ हो लिया। छात्रों से संवाद शुरू हुआ। इस बीच मैंने भी हिम्मत करके सवाल पूछा, सर, पोखरण वाज रियली फॉर पीस? वे बोले, व्हाट डू यू थिंक अबाउट महाभारत? मैंने कहा, शांति के लिए। वे बोले, परफेक्ट, पोखरण इज ऑल्सो फॉर पीस। अपने उत्तर के बाद उन्होंने दोबारा मेरी तरफ देखा और वे समझ गए कि मैं आईआईटी का छात्र नहीं हूँ। मैं कुछ पल चुप रहा और खिसियानी सी हंसी हंस दी। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत ही मुझे बाहर जाने को कहा। एक पत्रकार के तौर पर मेरा मकसद पूरा हो गया था। अपने अखबार के ऑफिस आकर मैंने डॉक्टर कलाम के पूर्व में छपे हुए इंटरव्यू इंटरनेट पर देखे, कुछ इधर उधर से उठाया और जो जवाब डॉक्टर कलाम ने दिया था उससे इंट्रो सजाया और एक बढ़िया स्टोरी बन गई। और ये स्टोरी मेरे अखबार के पहले पेज पर मेरे नाम के साथ छपी। पर मन का चोर कभी कभार परेशान करता रहा, क्योंकि ये 2 छोटे सवालों के जवाब के आधार पर बनाई गई स्टोरी थी। वास्तविक विस्तृत इंटरव्यू नहीं था। मन के इस चोर से वर्ष 2004 में मुक्ति मिली। उस साल देहरादून में राष्ट्रीय नेहरू बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। तब वे देश के राष्ट्रपति थे। मैं निर्धारित समय से पहले ही कवरेज स्थल पर पहुंच गया। मेरे एक अधिकारी मित्र ने बताया कि डॉक्टर कलाम राज्यों के पांडालों में जाकर वहां के शिक्षकों और छात्र छात्राओं से बात करेंगे। मैं झारखंड के पांडाल के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। मैंने झारखंड के शिक्षकों को इस बात के लिए मना लिया कि वे मुझे भी अंदर की तरफ खड़ा होने दें, ताकि मैं डॉक्टर कलाम से रूबरू हो सकूं। शिक्षकों ने मुझे इस उम्मीद में अंदर खड़ा कर लिया कि जब डॉक्टर कलाम अंग्रेजी में बच्चों से बात करेंगे तो शायद मैं उनकी मदद कर सकूंगा। डॉक्टर कलाम आए, सभी से परिचय हुआ। अचानक डॉक्टर कलाम ने बच्चों के साथ हिंदी में बात करनी शुरू की। मैं विस्मित रह गया। वजह ये थी कि वे बहुत अच्छी भली हिंदी बोल रहे थे, जबकि इससे पहले उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर शायद ही कभी हिंदी बोली होगी। इस बीच मैंने भी 1-2 सवाल पूछ लिए। उन्होंने मेरे जिले और स्कूल का नाम पूछा तो इस बार मैंने सच बताया कि मैं शिक्षक नहीं, पत्रकार हूँ। आपसे बात करने की उम्मीद में इन शिक्षकों और छात्रों के साथ खड़ा हो गया था। वे मुस्कुराए और मुझे अपने साथ ले लिया। हम लोग पूरा पांडाल साथ घूमे। उस दिन मैंने खुद को पहली बार बड़ा पत्रकार महसूस किया। मुझे गर्व का एहसास हुआ। कार्यालय पहुंचकर संपादक को पूरा किस्सा बताया। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए बिना सुना। मैंने पहले पेज के लिए 2 स्टोरी की, एक टॉप बॉक्स और दूसरी बॉटम, लेकिन दोनों में से कोई भी बाईलाइन नहीं छपी। इतने बड़े इवेंट पर डॉक्टर कलाम से एक्सक्लूसिव मुलाकात की खबरों को रिपोर्टर को क्रेडिट न दिए जाने के साथ छापे जाने का मलाल तो रहा, लेकिन मन से वो भाव तिरोहित हो गया जो आईआईटी रुड़की में डॉक्टर कलाम के साथ हुई
दो सवालों की बातों से पैदा हुआ था। उस दिन डॉक्टर कलाम ने बंद गले का कोट पहना हुआ था। उनके बंद गले के कोट को देखकर बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट याद आ गई, जिसमें रेहान फजल ने लिखा, कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वो पहनेंगे क्या। बरसों से नीली कमीज और स्पोर्ट्स शू पहन रहे कलाम राष्ट्रपति के रूप में तो वो सब नहीं पहन सकते थे। राष्ट्रपति भवन का एक दर्जी था जिसने पिछले कई राष्ट्रपतियों के सूट सिले थे। एक दिन आकर उसने डॉक्टर कलाम की भी नाप ले डाली। डॉक्टर कलाम के जीवनीकार और उनके साथ वैज्ञानिक रहे अरुण तिवारी अपनी किताब एपीजे अब्दुल कलाम अलाइव में लिखते हैं कि कुछ दिनों बाद दर्जी कलाम के लिए बंद गले के 4 सूट सिलकर ले आया। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर कलाम की काया बदल गई, लेकिन डॉक्टर कलाम इससे खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं तो इस सूट में सांस भी नहीं ले सकता, क्या इसके कट में कोई परिवर्तन किया जा सकता है? और इसके बाद गले के नीचे की पट्टी में करीब 2 इंच का एक कट लगाकर सूट तैयार किए गए। बाद में यही सूट कलाम सूट के नाम से चर्चित भी हुए। अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले अप्रैल 2015 में डॉक्टर कलाम देहरादून आए थे। वे जब भी देहरादून आते थे तो अपने मित्र प्रोफेसर धीरेन्द्र शर्मा से मिलने उनके घर पर जरूर जाते थे। इस बार प्रोफेसर धीरेन्द्र शर्मा के घर पर ही डॉक्टर कलाम साहब से मिलने का अवसर मिला। वैसे भी देहरादून के साथ उनका संबंध बहुत पुराना था। वे सन 1958 में वायुसेना चयन बोर्ड में इंटरव्यू देने आए थे, लेकिन तब सफल नहीं हुए थे। डॉक्टर कलाम उस वक्त एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय किया हुआ था। अपने इस इंटरव्यू के बाद डॉक्टर कलाम ऋषिकेश चले गए थे। वहां उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। डॉक्टर कलाम ने इस घटना का विस्तार से अपनी किताब अग्नि की उड़ान में उल्लेख किया है। वर्ष 2015 में डॉक्टर कलाम से हुई मुलाकात के कुछ महीनों बाद जुलाई 2015 में उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया। हालांकि उनकी मृत्यु भी अद्भुत थी। उन्होंने क्लास में पढ़ाते हुए अंतिम सांस ली थी। उनके प्रति श्रद्धा पूरित होते हुए सोशल मीडिया पर मैंने एक टिप्पणी लिखी, मृत्यु यदि उत्सव है तो यकीनन वह वैसी ही होती होगी जैसी कि डॉक्टर कलाम के मामले में घटित हुई है। मरना सभी को है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कैसी मौत मिलेगी। डॉक्टर कलाम को अपनी मृत्यु के रूप में जो कुछ हासिल हुआ है वह सदियों तक प्रेरणा का सबब बना रहेगा। एक महान शिक्षक ने अपनी अंतिम सांस भी कक्षा में ली, छात्रों के सामने ली। भला इससे बड़ा कौन सा उपहार हो सकता है और मृत्यु इससे ज़्यादा क्या दे सकती है। उनकी मृत्यु वास्तव में संदेशपूर्ण है। वे निष्प्रह भाव से जिए और वैसे ही चले भी गए। उन्होंने जीवन के 60 बरस समाज और देश को अर्पित किए। जो ज्ञान पाया उसे हमेशा बांटा। जीवन के सबसे सक्रिय पलों में अनंत के लिए उन्होंने उड़ान भरी। आज वे नहीं हैं, तब भी यही लगता है कि आसपास ही कहीं पर हैं और आसपास ही रहेंगे भी। भला इस देश को छोड़कर और कहाँ जाएंगे। हालांकि अपनी 3 मुलाकातों को याद करते हुए ये जरूर सोचता हूँ कि उन्हें कम से कम सन 2020 तक जरूर रहना चाहिए था, ताकि वे अपने उस दर्शन का, देश के विकास के प्रति अपनी उस फिलॉसफी का मूल्यांकन कर पाते जिसमें उन्होंने कल्पना की थी कि भारत 2020 तक वैश्विक फलक पर चमक उठेगा। आज भले ही डॉक्टर कलाम नहीं हैं, लेकिन उनके विचार हमेशा हम सब लोगों के आसपास हैं। और डॉक्टर कलाम के बारे में यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि वे करोड़ों लोगों के बीच में अपनी स्मृतियों के साथ हमेशा मौजूद रहेंगे। और इन अनंत स्मृतियों में मेरी ये 3 स्मृतियां भी शामिल हैं जब मुझे उनसे साक्षात मिलने का अवसर मिला। और इन स्मृतियों में उनका वो चेहरा और बालों का बहुत ही अलग तरह का स्टाइल भी हमेशा स्मृतियों के हिस्से में है। वास्तव में डॉक्टर कलाम का स्मरण करना और उन्हें अपने यादों में रखना खुद को ही याद करने जैसा है। ऐसे थे हमारे अपने डॉक्टर कलाम।